माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के एक टॉपिक जैव उर्वरक पे। आज हम बात करेंगे जैव उर्वरक पे। बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जैव उर्वरक किसे कहते हैं। तो जैव उर्वरक प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जो दो या दो से अधिक जीवाणु के मिश्रण का समावेश होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं तथा मृदा में उपस्थित अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील फास्फोरस में चेंज करके पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। उसे बोलते हैं जैव उर्वरक। जैव उर्वरक। जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उर्वरक होते हैं जो एक या एक से अधिक जीवाणुओं की संरचना का मिश्रण होते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरित करके पौधे को उपलब्ध कराते हैं। उसे बोलते हैं जैव उर्वरक। अब बात करते हैं जैव उर्वरक विकास केंद्र। तो क्या है जैव उर्वरक विकास केंद्र? यह है गाजियाबाद और गाजियाबाद पड़ता है यूपी में। अब हम बात करते हैं जैव उर्वरकों के प्रकार। जैव उर्वरकों के प्रकार। जैव उर्वरकों का वर्गीकरण या प्रकार। क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। क्लासिफिकेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक। नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक। नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक। नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक वो होते हैं जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। उसे वो होते हैं नाइट्रोजन युक्त जैव उर्वरक। तो इसमें पहला लेते हैं हम राइजोबियम। यह एक सहजीवी जीवाणु होता है। कौन सा? सहजीवी। यह एक सहजीवी क्या होता है? जीवाणु। सहजीवी का अर्थ होता है जो पादप होता है उसकी ये जड़ों में रहता है। पौधे को जीवाणु और पौधे के सहसंबंध होता है। इसका ये सहजीव ये पौधे की जड़ों में ग्रंथियों के रूप में जो दलहनी पौधे होते हैं
दलहनी पौधों की जो जड़ें होती है उसमें ग्रंथियां होती है और ग्रंथियों में ये जीवाणु रहता है और वहां रहकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध करवाता है। और जो ये ग्रंथियां होती है उसका लाल बैंगनी रंग, लाल बैंगनी रंग वो होता है लेग हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? लेग हीमोग्लोबिन के कारण इस जो ग्रंथियां होती है इसका हल्का लाल या लाल बैंगनी कलर होता है। अब आते हैं राइजोबियम। राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध करवाता है। अब बात करते हैं राइजोबियम की जातियां। राइजोबियम की जातियां राइजोबियम मेलिलोटी, ये काम में लेते हैं रिजिका, मेथी और सेंधी। रिजिका, मेथी और सेंधी। और सेंधी में 3% प्रोटीन होता है। ये चारे वाली फसल है, चारे वाला फसल या खरपतवार है। फिर इसके बाद में बात करते हैं राइजोबियम ट्राइफोलियम। राइजोबियम ट्राइफोलियम ये काम में लेते हैं बरसीम में। किसमें? ये काम में लेते हैं बरसीम में। फिर आते राइजोबियम फेसियोली। ये लेते हैं सेम, वैज्ञानिक भाषा में बोलते हैं डोलिकस लबलब। डोलिकस लबलब। फिर है राइजोबियम लुपिनी। ये काम में लेते हैं लुपिन में। फिर है राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम। ये काम में लेते हैं मटर और मसूर के लिए। मटर और मसूर के लिए। फिर आता है राइजोबियम स्पीसीज। राइजोबियम स्पीसीज ये काम में लेते हैं मूंगफली, उड़द, चना, मोठ, अरहर आदि में यह काम में लेते हैं। तो राइजोबियम की जातियां हो गई राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम ट्राइफोलियम, राइजोबियम फेसियोली, राइजोबियम लुपिनी और राइजोबियम लेग्यूमिनोसिरम और राइजोबियम स्पीसीज। और ये इन फसलों में ये जातियां राइजोबियम की जातियां काम में ली जाती है। अब दूसरी बात करते हैं एजोटोबैक्टर।
वेक्टर, यह एक असहजीवी, यह एक असहजीवी जीवाणु होता है। इसका ध्यान रखना, राइजोबियम होता है सहजीवी और एजोटोबैक्टर होता है असहजीवी। ध्यान रखना, इसका दोनों का ध्यान रखना। जेट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं सहजीवी जीवाणु का या सहजीवी राइजोबियम जीवाणु का उदाहरण है तो कौन सा है? राइजोबियम मेलिलोटाइन, वो 5-7 बताए थे, उनमें से कोई सा भी दे देता है। सहजीवी राइजोबियम तो हो गया सहजीवी और एजोटोबैक्टर हो गया असहजीवी। ये मृदा में स्वतंत्र रूप से रहता है, जबकि राइजोबियम पौधे के साथ संबंध बनाकर रहता है। ध्यान रखना दोस्तों इसका, ये असहजीवी है और ये मृदा में 5 से 20 केजी नाइट्रोजन, 20 केजी नाइट्रोजन प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है। फिर इसके बाद में बात करते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ये एजोटोबैक्टर काम में लेते हैं गेहूं, फसल एक तो गेहूं, जो मक्का, कपास। ध्यान रखना एजोटोबैक्टर किस में काम में लेते हैं? गेहूं, जौ, मक्का, कपास। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म काम में लेते हैं। यह भी एक ऐसी सहजीवी जीवाणु होता है, असहजीवी जीवाणु होता है। इसका भी ध्यान रखना, एजोटोबैक्टर और एंजियोस्पर्म ये तो होते हैं असहजीवी और राइजोबियम होता है सहजीवी। ध्यान रखना, और एंजियोस्पर्म कौन कौन सी फसलों में रहते हैं? जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना व सब्जियां। ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना व सब्जियां, ये जो फसलें हैं इनमें कौन सी जाति का कौन सा काम में लेते हैं? एंजियोस्पर्म में काम में लेते हैं। और इसके बाद इसके अलावा चावल में भी है लेते हैं, दाल में भी है लेते हैं। अब बात करते हैं नील हरित शैवाल, सी हो गया अपना। डी की बात करते हैं नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल इंग्लिश में बोलते हैं BGA, ब्लू ग्रीन एलगी। एलगी का अर्थ होता है शैवाल, नील हरित शैवाल। ये किसमें काम में लेते हैं? ये दाल में काम में लेते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये सिर्फ दाल में ही काम में लेते हैं और इसको सामान्य भाषा में हम काई भी बोल देते हैं। और इसकी 2 जातियां होती है, वो फसलों में काम में लेते हैं। एक तो होती है एनाबिना, एक होती है नॉस्टोंग। एनाबिना और नॉस्टोंग, ये 2 जातियां होती है नील हरित शैवाल की, जो धान की फसल में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए काम में लेते हैं। फिर बात करते हैं, ये 25 से 30 केजी नाइट्रोजन प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर उत्पादन करता है।
कौन? नीलहरित शैवाल, ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं एंजोला। इसके बारे में बात करते हैं एंजोला। एंजोला, एंजोला का उपयोग भी किसमें करते हैं? धान में करते हैं। एंजोला एक जलीय फरण होती है जो धान के खेत में पानी की सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते हुए नजर आती है। और आपने देखा होगा तो एंजोला ये जो पुराने तालाब होते हैं, पुरानी नदियां होती है, इनकी पानी की सतह पर ऐसी पत्तियां होती है, वो तैरती रहती है, उसे ही एंजोला बोलते हैं। जो ये एंजोला होती है ये धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके धान के पौधे को प्रदान करती है और यह स्वतंत्र रूप से पानी पे तैरती रहती है। ध्यान रखना, एंजोला का प्रयोग किसमें करते हैं? दाल में करते हैं, ध्यान रखना बिल्कुल। और एंजोला की एक जाति आती है, वो जाति दाल मिक्सर में काम लेते हैं। एंजोला पिनाटा, कौन सी जाति? एंजोला पिनोटा, ये एंजोला की प्रजाति है जो दाल में प्रयोग की जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं, ये नाइट्रोजन उर्वरक हो गए। अब बात करते हैं फास्फोरस उर्वरक। फास्फोरस उर्वरक, पहला था अपना नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन जैव उर्वरक, यह हो गया कंप्लीट, बता दिया। दूसरा फास्फोरस, फास्फोरस जैव उर्वरक, फास्फोरस जैव उर्वरक। दोस्तों ये दो प्रकार का होता है, फास्फोरस गोलक जैव उर्वरक, फास्फोरस गोलक जैव उर्वरक। फास्फोरस गोलक जैव उर्वरक ये तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। पहला होता है फास्फोरस गोलक जीवाणु, फास्फोरस गोलक जीवाणु, इनकी जातियां होती है दोस्तों बेसिलस, बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस मेगाथीरियम और बेसिलस पॉलीमिक्सा, बेसिलस पॉलीमिक्सा और सुडोमोनास। ध्यान रखना, जो फास्फोरस गोलक जीवाणु होती है, जो ये जीवाणु होते हैं बेसिलस मेगाथीरियम, बेसिलस पॉलीमिक्सा और सुडोमोनास, ये फास्फोरस गोलक जीवाणु होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, फास्फोरस गोलक जीवाणु की होगी। अब बात करते हैं दूसरा फास्फोरस गोलक फफूंदी, फास्फोरस गोलक फफूंदी, यह ऊपर लिख देता हूं इसके नाम। यह होती है दोस्तों एस्परजिलस, एस्परजिलस कैवेंटिस, एस्परजिलस कैंडेडस और एस्परजिलस अवापोरी। कौन सी? फास्फोरस गोलक फफूंदी, ये होती है दोस्तों एस्परजिलस कैंडेडस
दूसरा फास्फोरस गोलक फफूंदी, तीसरा फास्फोरस गोलक एक्टिनोमास्टिन, फास्फोरस गोलक एक्टिनोमास्टिन, एक्टिनोमास्टिन, तीसरा फास्फोरस गोलक एक्टिनोमास्टिन, इसकी जाति होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीशीज, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीशीज। ध्यान रखना दोस्तों, एक्टिनोमाइसिन की जाति ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्पीशीज। इसके बारे में बात करते हैं। फास्फोरस जैव उर्वरकों में पहला था फास्फोरस गोलक जैव उर्वरक। इसके 3 प्रकार के थे, फास्फोरस गोलक जीवाणु, फास्फोरस गोलक फफूंदी, फास्फोरस गोलक एक्टिनोमास्टिन। ये किसके प्रकार थे? फास्फोरस गोलक जीवाणु के। अब दूसरा बात करते हैं फास्फोरस अवशोषक। फास्फोरस अवशोषक जैव उर्वरक, ये वे जैव उर्वरक होते हैं जो मृदा से फास्फोरस का अवशोषण करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं। जैसे यहां ऊपर लिखता हूं, जैसे माइकोराइजा, यह एक विशेष प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है जो बहुशाखीय तंतुओं से बना हुआ होता है, जो बहुशाखीय तंतुओं से बना हुआ होता है। ये मान लो पौधा लो अपना, ये पौधा है और ये क्या है? माइकोराइजा है, और ये बहुशाखीय तंतुओं से बना हुआ होता है, जिसके आधे तंतु पौधे की जड़ों में प्रवेश कर जाते हैं और आधे तंतु बाहर रहते हैं। जो बाहर वाले तंतु फास्फोरस का अवशोषण करके पौधे को उपलब्ध करवाते हैं और पौधे से कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पोषण माइकोराइजा को प्राप्त हो जाता है, कवक को। तो ये माइकोराइजा होता है, ये पादप प्लस कवक, इन दोनों के समूह को कहते हैं माइकोराइजा। जो ये माइकोराइजा होता है, इसके तंतु, आधे तंतु तो ये जो पौधा होता है उसकी तने में या जड़ में प्रवेश करवा लेता है और आधे तंतु बाहर रहते हैं। जो इस तंतु के द्वारा ये खनिज लवण है, फास्फोरस है, इनका अवशोषण करके व जल का अवशोषण करके पौधे को उपलब्ध करवाता है और पौधे से ये कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक पोषक तत्व प्राप्त करके सहसंबंध, ये क्या होता है? सहसंबंध होता है। क्या होता है? सहसंबंध। तो ध्यान रखना दोस्तों, माइकोराइजा। और इसका एग्जांपल है, जैसे माइकोराइजा का एग्जांपल है VAM। इसकी फुल फॉर्म होती है वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। क्या नाम है? वेसिकुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा। ध्यान रखना, क्या करता है ये मृदा से फास्फोरस का अवशोषण करता है। ध्यान रखना इसका। फिर अब बात करते हैं डेचे की। डेचा, सस्पेनिया रोस्टेटा, सस्पेनिया रोस्टेटा
उसकी जड़ व तनों, जड़ प्लस तना दोनों पे राइजोबियम की गांठें होती है। क्या होती है दोनों पे? जड़ प्लस तने पे राइजोबियम की गांठें होती है। एक होती है खेजड़ी, क्या बोलते हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, जिसकी पत्तियों में क्या होती है? राइजोबियम की गांठें। ध्यान रखना, जो डेचा होता है उसकी जड़ और तने में राइजोबियम की गांठें होती है, और जो खेजड़ी होती है उसकी पत्तियों में राइजोबियम की गांठें होती है। चाहे खेजड़ी के पौधे की पत्ती तोड़ के देख लेना, एक पत्ती पे गांठ मिलेगी, उसमें राइजोबियम पाए जाते हैं, और वो क्या करते हैं? वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके पौधे को उपलब्ध करवाते हैं। ध्यान रखना। और जो ग्रंथि, गांठ को ग्रंथि भी बोल देते हैं, और ग्रंथियों का लाल बैंगनी रंग किसके कारण होता है? लेग हीमोग्लोबिन के कारण है। किसके कारण होता है? लेग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। इसके बाद भी बात करते हैं लाभ, जैव उर्वरकों के लाभ। जैव उर्वरकों के लाभ, तो जैव उर्वरकों के क्या लाभ है? ये नाइट्रोजन और फास्फोरस पौधे को, नाइट्रोजन व फास्फोरस ये पौधों को नाइट्रोजन व फास्फोरस उपलब्ध कराते हैं। ये उर्वरकों के सस्ते एवं अच्छे स्रोत होते हैं। सस्ते व अच्छे स्रोत होते हैं। ये उर्वरक फास्फोरस व नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस व नाइट्रोजन के अलावा लोहा, तांबा, मैग्नीज का भी अवशोषण करके पौधे को उपलब्ध करवाते हैं, तथा पादप हार्मोनों का भी अवशोषण या संश्लेषण करते हैं। पादप हार्मोन का भी ये संश्लेषण करते हैं, जिससे पौधे में रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? पौधों में रोग रोधक क्षमता बढ़ती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, अपना ये चैप्टर क्लियर हो गया बायो फर्टिलाइजर का। अब बात करते हैं जैव उर्वरकों के प्रयोग करने की विधियां। राइजोबियम कैसे फसल में देते हैं अब हम बात करेंगे। राइजोबियम उपचार करने की विधि। राइजोबियम उपचार करने की विधि, पहले तो हम लिखते थे सामग्री। सामग्री में क्या होता है?
2 लीटर क्या वाटर, 300 ग्राम गुड़, 300 ग्राम जगरी, गुड़ को बोलते हैं जगरी, 300 ग्राम जगरी या गुड़, और 700 ग्राम क्या राइजोबियम पैकेट, राइजोबियम जीवाणु। जो ये 600 ग्राम राइजोबियम होता है वो काम मिलते हैं 1 हेक्टेयर के लिए। कितने हेक्टेयर के लिए? 1 हेक्टेयर के लिए। और जो राइजोबियम का पैकेट आता है वो कितने ग्राम का आता है? 200 ग्राम का आता है, ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसको फसल में प्रयोग कैसे करते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, तो ये गुड़ होता है, पानी होता है, पानी में गुड़ मिलाकर उसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। क्या करते हैं? चाशनी तैयार, उसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के बाद में जो घोल होता है उसको क्या करते हैं? ठंडा कर लेते हैं। ये घोल ठंडा कर दिया। ठंडा करने के बाद में जो ये जितने बीज को हम उपचारित करते हैं, बीज को 1 हेक्टेयर के मान लो 25 किलो बीज है, 30 किलो बीज है, कितने भी वो बीज हो 1 हेक्टेयर में, 1 हेक्टेयर के लिए काम लेते हैं। उन बीजों को एक पॉलीथीन की परत पर, ये मान लो बीज अपने पॉलीथीन की परत पर बिछा देते हैं। किसको? बीजों को, सीड्स को बिछा देते हैं। और जो ये घोल होता है उसमें उसको ठंडा करके राइजोबियम 600 ग्राम राइजोबियम मिला के एक घोल तैयार कर लेते हैं। और घोल तैयार करने के बाद में जो ये पॉलीथीन की परत पे बीज होते हैं उस पे छिड़काव छिड़काव करके बीजों पर एक परत बना लेते हैं। और ध्यान रखना चाहिए बीजों को धूप में नहीं सुखाना चाहिए, क्योंकि राइजोबियम होता है वो जीवाणु होता है और वो जीवित अवस्था में होता है। अगर धूप में सुखा लेते हैं तो क्या होता है? जीवाणु नष्ट हो जाता है। और इसका भी ध्यान रखना, जब चाशनी बनाए उसमें उसको ठंडा करके ही राइजोबियम डाले, न कि गर्म में। अगर गर्म में राइजोबियम डाल दिया है तो वो नष्ट हो जाएंगे और फसल के काम में नहीं आएंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, राइजोबियम उपचार करने की विधि आपको बता दी है। और एक क्वेश्चन जेट में हमेशा आता है, कौन सा क्वेश्चन? राइजोबियम की जातियां, कौन सी जाति कौन सी फसल में काम में ली जाती है, ये ध्यान रखना, आपको याद करके जाना है एग्जाम में। और जैव उर्वरक संबंधी कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो तो YouTube पे जाके कमेंट कर सकते हो, मैं कमेंट में आंसर दे दूंगा। और नए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिसे आपको नए वीडियो मिलते ही मैसेज पहुंच जाए। थैंक यू।